Hello everyone, I am Kanhaiya Jha and this is Orinda Academy ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को आपके साथ डिस्कस किया था। उस वीडियो में आप पीछे जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो। मैंने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51 मतलब फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इन सब से जुड़े हुए जितने भी मेजर आर्टिकल्स हैं उनको हाईलाइट करवा दिया था। उन्हीं आर्टिकल्स में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पूछे जाते हैं इन एग्जामों में। आज चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ और ऐसे आर्टिकल्स को हम लोग कवर करेंगे जहां से और क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन रिमेनिंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रीफ में चलेंगे, बहुत डिटेल नहीं लूंगा मैं। चलो, डिटेल में पूरी क्लासेस अवेलेबल है, तो क्लास उस पे हर आर्टिकल पे अलग से इन हिंदी एंड इंग्लिश आई विल गिव यू शॉर्टली। तो पार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना है कि पार्ट 4A ऐसा पार्ट है, भाग 4, जो हमारे मूल संविधान में नहीं था। भाग 4A को बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है और ये जो जोड़ा गया वो था फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में ऐसे 11 टोटल अब हो गए हैं, पहले 10 था। ऐसे 11 ड्यूटीज हैं जो हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपेक्टेशन है। और ये पूरा ऐड हुआ था उसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग करेंगे, बट ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके लिए केवल एक ही आर्टिकल है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 51A। 51 को याद रखना है। और आते हैं इसके बाद पार्ट 5 भाग 5 यूनियन को स्टार्ट करता है। यूनियन का हिंदी फिर से संघ यूज किया जाता है, बट हमारे संविधान में ध्यान रखना है संघ शब्द मतलब फेडरेशन शब्द यूज नहीं हुआ है। जब भी कभी हिंदी में आए तो इंग्लिश देख लेना है कि वो यूनियन को लिख रहे हैं या फिर फेडरेशन को। अब देखो, इसको याद करने में कि संघ भाग 5 में है, बहुत आसान है। इंग्लिश में अगर यूनियन की स्पेलिंग देखें, UNION, there are only 5 letters in the word union. So we may guess part 5 related with union, ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अब यूनियन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो सबसे पहला जो हमें ध्यान में रखना है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं। दीज आर रिलेवेंट एज वेल एज इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। कौन कौन से हैं? पहला आर्टिकल 52 कहता है कि भाई देयर विल बी अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की स्थापना की बात करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन है, मतलब वो अलग ही पोजीशन है उसका। वी विल डिस्कस दैट कि भाई जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत का होगा, ना कि केवल यूनियन का है, वो केंद्र राज्य सबका भारत का ही है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन 53 में है, ये भी पूछा जाता है। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब काम करने की शक्तियां। भारत में जितने काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के ही नाम से होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट सब अपने जो है प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं। इवन हमारा जो डिफेंस का सुप्रीम कमांडर है वो भी प्रेसिडेंट ही होता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है ये बहुत अलग है। अमेरिका से हमने भले राष्ट्रपति का पोस्ट लिया, बट इलेक्शन हमने और जगहों से लिया है और यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखता है 54 में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोविजंस जो हमें ध्यान में रखने हैं, जो जिससे क्वेश्चन बनेंगे, वो कुछ प्रोविजंस प्रेसिडेंट से ही है। अब देखो, अगर आपने 54 निर्वाचन में 4 है, इलेक्शन वाला याद रख लिया, तो अब सीधा आ जाओ, इनमें से कुछ कुछ बातें पूछी जाती हैं, बट जो मेन है वो है ओथ। ओथ मतलब कि राष्ट्रपति का शपथ। बाकी चीजें डिटेल की हैं, इतने आर्टिकल्स को नहीं पूछते हैं। तो शपथ पर क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति का शपथ। आप जानते हो कि हमारे संविधान के तीसरी अनुसूची, 3rd शेड्यूल में शपथ की एक पूरी व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ को अलग से अनुच्छेद में दिया गया है। और खास बात यह भी है कि इसके शपथ में 3 ऐसे वर्ड हैं जो इसको बड़ा यूनिक बनाते हैं। प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का संरक्षण करने की जो ये शपथ लेते हैं, तो इनको कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के संरक्षक। लेकिन असली में संविधान के संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति का नंबर आता है। अगेन इम्पीचमेंट, ये बहुत खास है।
राष्ट्रपति को अपने पोस्ट से रिमूव करने की प्रोसेस को ही इम्पीचमेंट कहते हैं। और इम्पीचमेंट वर्ड बहुत एक्सक्लूसिव है जो राष्ट्रपति के साथ ही यूज होगा। 61 याद रखना है, अनुच्छेद 61 में ही राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जो सबसे बड़ा है। अब आओ इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का एक आर्टिकल बस 63 रख लेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं, डेप्यूटी होते हैं, वो आमतौर पे जब अनुपस्थित होते हैं तो इनको बुलाया जाता है। ये एक्स ऑफिसियो हेड वगैरह होते हैं, इनका इलेक्शन अलग है क्योंकि इसमें स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करता है। हम लोग डिटेल में उसको देख लेंगे बाद में। अब आते हैं यहाँ पे और क्या खास चीजें हमें ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 72, 72 नंबर आर्टिकल 72, 72 बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो आर्टिकल है दैट प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू अवॉर्ड पार्डन, मतलब क्षमा कर दे किसी भी क्राइम को, किसी तरह के अपराध को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। तो इसमें सस्पेंशन, रिमिट बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस हमें दिखते हैं आर्टिकल 72 में, और ये बहुत बड़ा प्रोविजंस है, पूछा जाता है। अगेन इसके बाद जो आर्टिकल है वो 74 है, बहुत बड़ा आर्टिकल है 74। यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, 74 में मंत्रिमंडल की पूरी व्यवस्था मिलती है। यहाँ पे जो खास है वो देखो मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल को हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल और इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। यहाँ पर कैबिनेट वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद है ना कि मंत्री मंडल है। मंत्रिमंडल जो वास्तविक कार्यपालिका की तरह काम करता है उसके उल्लेख बहुत कम मिलते हैं, आगे चलेंगे कहाँ मिलेगा। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो 76 है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत के एक ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो भारत सरकार के विधिक मामलों के सलाहकार होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जहां कभी गवर्नमेंट के केस फंसते हैं तो यही अटॉर्नी जनरल जाकर उस केस को फिर भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। तो 76 बार बार पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं अगले पे, अगला कौन सा है, तो यहां पर अगले में जो हमें ध्यान में रखना है वो 79 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 79 नंबर आर्टिकल खास है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। खास इसलिए है कि ये कहता है कि भारत की संसद के 3 पार्ट होंगे, पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन, 3 ब्रांचेस होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। तो ये हमारे यहाँ अलग प्रोविजंस दिखते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो सब पार्लियामेंट की कार्यवाही से हैं। आमतौर पे इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत अगर परेशान करना होगा तो क्वेश्चन उससे दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह से कुछ और आर्टिकल हैं लेजिस्लेशन से, संसद से रिलेटेड, वो ध्यान में रखना है। सबसे पहला 102, 102 सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब निर्हरता के संदर्भ में है। मान लो कोई सदस्य जो है वो बिना बताए लगभग 60 दिनों से ज्यादा तक नहीं आया तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ऐसे प्रोविजंस यहाँ पे रखे हुए हैं। ज्वाइंट सिटिंग 108, ये वीवीआई है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब हुआ कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठकर किसी मैटर को डिस्कस करती है, इसी को कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग में अभी बहुत सारी चीजें हुई है, केवल 3 ही हुआ था। तो ज्वाइंट सिटिंग के आर्टिकल्स कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला 108 के बाद हमें डेफिनीशन ऑफ मनी बिल 110 याद रखना है। मनी बिल मतलब धन विधेयक। धन विधेयक सामान्य विधेयक नहीं होता है, इस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। ओनली देन मनी विल बी टेबल्ड बिफोर द हाउस, तभी वो प्रेजेंट किया जाएगा। अगेन 112 एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे यहाँ पर बजट शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है, रेदर एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट इज नोटेड, यही लिखा गया है, और इसलिए ये खास आर्टिकल बनता है 112। चलो आगे आते हैं हम लोग। छोटे छोटे कुछ प्रोविजंस हैं अब जो बचते हैं, जैसे वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, मतलब अनुदान की मांगों के कई सारे प्रकार होते हैं। संसद से सरकार कई तरह के खर्चों की मांग करती है। मान लो किसी समय किसी खर्च के लिए पैसा घट जाए तो यहाँ पर वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट खर्चा घटने में नहीं, जब बजट पास नहीं हुआ है तब ये यूज किया जाता है। तो इस तरह के ग्रांट्स के लिए 116 है।
सबसे बड़ा आर्टिकल यहाँ पे दिखता है 123, बहुत इंपोर्टेंट है, 1, 2, 3। ये है राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से रिलेटेड। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक टेम्पररी लॉ। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू प्रेसिडेंट टू फॉर्मुलेट लॉ टू रन द कंट्री सीमलेसली। भारत के शासन को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस की शक्तियां देता है। खास बात यह है कि ये जो आर्टिकल 1, 2, 3 दिख रहा है, 1, 2, 3, इसी से अगर हम बना ले 213, 213, तो पहुंच जाएंगे गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर पर। नंबर वही है, आगे पीछे हो गया है। अब इसके बाद जो प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं, यूनियन जुडिशियरी। बस 124 नंबर याद रखो कि 124 नंबर आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बनाने की प्रावधान करता है। चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद एक जो अगला अधिकारी दिखता है, बाकी सब ऐसी ही चीजें हैं। हाँ, अगला अधिकारी है वो है अपना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब जो अपने महालेखा परीक्षक हैं। महालेखा परीक्षक सरकार के खर्च को चेक करते हैं और संसद को रिपोर्ट करते हैं। तो इनको कहा जाता है कि ये पार्लियामेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक एजेंट है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रोविजन 148 में है। हाँ, इसी बीच में एक अलग आर्टिकल है 143। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि हमारी जो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है माननीय, उन्होंने भी इसका यूज किया है। तो ये जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट को इनेबल करता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल मैटर पर कंसल्ट कर सके और उससे राय जान सके। हालांकि दोनों के लिए ये नॉन बाइंडिंग है, ना तो प्रेसिडेंट मानेंगे उस बात को और ना ही सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए बाउंडेड है। तो ये 143 है, ये 148 है। आगे चलते हैं। आगे स्टेट में, तो स्टेट वाले पार्ट में जब हम देखते हैं स्टेट वाले पार्ट का, तो गवर्नर है। अब गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजंस स्टार्ट होते हैं 153 से, और 153 में गवर्नर अपना क्या होता है, तो गवर्नर इज अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड लाइक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की तरह वो निर्वाचित नहीं होता है, राज्य का प्रमुख होता है। सारे एग्जीक्यूटिव पावर इसी में वेस्टेड निहित होते हैं। अगेन जो पार्डनिंग पावर है, तो हमने देखा कि जैसे प्रेसिडेंट को 72 में पार्डनिंग पावर, क्षमा दान करने की शक्तियां मिली, सिमिलरली 161 में गवर्नर को वो अधिकार मिल जाते हैं। आगे आते हैं, यहाँ भी 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। इसी तरह से जैसे हमारा वहां पर देख रहे थे अटॉर्नी जनरल थे, विधि सलाहकार थे, राज्यों के मामलों को भी देखने के लिए एक विधिक अधिकारी होता है, उसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। और एडवोकेट जनरल, एक को हिंदी में महान्यायवादी और दूसरे को महाधिवक्ता कहते हैं। तो यही एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट में होते हैं, और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो केंद्र में होते हैं। इंग्लिश में याद करें, हिंदी में फंस जाएंगे, ठीक है। कई जगहों पे किताब में तो एक ही नाम दे दिया है, तो एडवोकेट स्टेट में होगा, अटॉर्नी केंद्र में होगा, ऐसे याद कर लें। अगेन उसके बाद आगे स्टेट लेजिस्लेटिव के जो ढांचे हैं उससे रिलेटेड प्रोविजंस है। यहाँ खास क्या है, तो देखो बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में जहां पर राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों दिखाई पड़ते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए एक आर्टिकल है 169। इसी आर्टिकल से जो हमारी राज्य विधान परिषद है उसका गठन भी हो सकता है और उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मेजर आर्टिकल है जो ध्यान में रखना है। इसके बाद कॉमन आर्टिकल है, जब स्टेट पीसीएस वगैरह देंगे तो इसमें पूछा जाएगा, अदरवाइज बहुत कम पूछे जाते हैं। यहाँ पर 200 नंबर आर्टिकल है, एसेंट ऑन बिल है। एसेंट ऑन बिल का मतलब राज्य के विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति पर 200 नंबर है। राज्यपाल के पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। राज्यपाल या तो विधेयक को स्वीकृति देंगे, या फिर अस्वीकृत कर देंगे, या फिर रिटर्न फॉर रिकॉन्सिडरेशन होगा, या फिर राष्ट्रपति के लिए भी उसको रिजर्व कर सकते हैं। तो 200 में 4 ऑप्शन है, और 201 में रिजर्वेशन की बात होती है कि राष्ट्रपति इस पे आगे डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। अभी इस पर केस हो गया था। 202 एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे वहां पर हम 112 में देख रहे थे, इसका 202 आता है। आगे आते हैं हम लोग, अगला है जो गवर्नर का ऑर्डिनेंस है, मतलब अध्यादेश जारी करना। मैंने पहले ही कहा कि 123 में प्रेसिडेंट का है और 213 में गवर्नर का दिखता है।
इसी तरह से 214 हाई कोर्ट से है। चलते हैं आगे। अब आओ डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 233 है, और खास बात यह है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक 73वां और 74वां संविधान संशोधन नहीं हुआ, टिल 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट, यही वो प्रोविजन था जहां पर डिस्ट्रिक्ट वर्ड लिखा हुआ था। एक्सेप्ट दिस नोवेयर एल्स डिस्ट्रिक्ट वर मेंशन्ड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं भी डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज नहीं हुआ था। तो दैट इज क्वाइट अ इंटरेस्टिंग पॉइंट, यू शुड मार्क दिस, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरीज का है पार्ट 8 में, और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली का 239AA आता है, और यहां पर दिल्ली के कुछ खास कंडीशंस हैं, यू नो वेरी वेल। पुलिस है, लैंड है, वो सब दिल्ली को नहीं दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है दिल्ली का, वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। अब आओ अगला है जो अपना पार्ट है, वो खास पार्ट बनता है पार्ट 9। पार्ट 9 और पार्ट 9 इज रिलेटेड विथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 9 में लिखा हुआ है पंचायतों का, और इसके बारे में जो आर्टिकल मेन है वो 243 है, और 243 आर्टिकल में बहुत सारे आर्टिकल हैं, लगभग जो है 16 आर्टिकल यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। 16 आर्टिकल हैं इंक्लूडिंग विथ 243। तो टोटल 16 आर्टिकल हैं इसमें पार्ट 9 में। और देखो तो यहाँ पे जो आर्टिकल है इनमें से कुछ भी नहीं याद रखना है, बस एक याद रखना है ग्राम सभा कहाँ पे है, तो 243A में है। बाकी सब चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं। अगर पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम नहीं है तो इतना डेप्थ में नहीं आएगा। पार्ट 9A ये भी पता होगा सबको कि 74वां 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको भी संविधान में जोड़ा गया। और 243S इसमें याद रखेंगे, वो है वार्ड्स कमिटी से, और कुछ भी काम की नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज्यादा है, देयर आर टोटल 18 आर्टिकल अंडर पार्ट 9A। यहाँ पे आर्टिकल्स थोड़े बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग से बॉडीज बनाई गई है। आई विल हाईलाइट दैट बॉडी कि यहाँ पे देखो 2 ऐसे बॉडीज हैं जो इसी के साथ रख दिए गए, दैट इज कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, कमिटीज फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड कमिटीज फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। तो ये दोनों एक्स्ट्रा बॉडी आने से इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। 18 आर्टिकल है। अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में है, कुछ खास काम नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 10th है, यहां भी पार्ट से कुछ ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगेन अगला जो पार्ट है पार्ट 11, दैट इज रिलेटेड विथ द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। इसमें बहुत सारे काम के आर्टिकल हैं, 245 और 246 सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। 245 एंड 246। 245 कहता है कि संसद के कानून देश में तो लागू होंगे, देश के बाहर भी लागू होंगे, लेकिन राज्य के कानून केवल उसके क्षेत्र में ही लागू होंगे। और 246 ही है जिसमें सब्जेक्ट बताया गया है, ये यूनियन लिस्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है। और उसके बाद 248 बहुत खास है, जो रेसिड्यूअरी पावर अवशिष्ट शक्तियों की बात करता है। तो सीधा पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहाँ है? 248 में रेसिड्यूअरी पावर, और इस पर किसका नियंत्रण होगा? तो इट विल बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत बड़ा आर्टिकल है 248, और अलग उसके डायमेंशन है। इसके बाद जो आर्टिकल है वो 266 एंड 267 है। जब 266 को देखते हैं तो यहां पर कॉन्सोलिडेटेड फंड, संचित निधि का प्रावधान है। केंद्र सरकार के सारे पैसे कॉन्सोलिडेटेड फंड में जाते हैं, जबकि पब्लिक अकाउंट जैसे मान लो इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र लाइक जो है डिपॉजिट आर मेंटेन्ड थ्रू पब्लिक अकाउंट। कंटिजेंसी फंड जो है वो किसी इमरजेंसी कंडीशंस के लिए है, और इसका प्रावधान 267 में है। अब आगे जो अभी फाइनेंस कमीशन है, तो फिनांस कमीशन वो कमीशन होता है जो केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय असंतुलन है उसको दूर करता है, और इट सजेस्ट सिफारिश करता है डिवोल्यूशन ऑफ फंड को। केंद्र से राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा? 280। हजारों बार पूछा जा चुका है ये अलग अलग एग्जामों में, तो इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। जीएसटी जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ, ये 279A में दिखता है, तो ये अलग आर्टिकल है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट
पार्ट 14 है और यहां पर सारे सर्विसेज दिखाई पड़ेंगे, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज अनुच्छेद 312 312 इज डेडिकेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज, पूरा ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में ही दिखता है। बाकी अदर प्रोविजंस है, यूपीएससी का प्रोविजंस जो अपना यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है 315, और ट्रिब्यूनल्स ऐसे अर्ध न्यायिक संगठन होते हैं जो न्याय देने का काम करते हैं, उनको भी 42वां संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया है संसद में, 323 ए और बी में है। वैसे इलेक्शन, यहाँ पे दो आर्टिकल बहुत खास हैं, 324 और 326। जब 324 को देखते हैं तो दैट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, 324 में इलेक्शन कमीशन को मिलेगा, और 326 326 में मिलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब यहाँ पे हमें अब मताधिकार का अधिकार इसी से मिलता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज, इसी की बात है 326 में। किससे मत देते हैं? 326 से। और इलेक्शन कमीशन कहाँ है? 324 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगेन इसके बाद क्या है? इसके बाद छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, लेकिन यहाँ पर दो प्रोविजंस हैं जो खास है, वो है 331 और 33। 331 और 33 रिलेटेड है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ऐसे लोग जो अंग्रेजों के कहो तो चाइल्ड थे, चिल्ड्रंस थे, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ पर इनको भी रिजर्वेशन दो, लाइक एसटी, एससी, ओबीसी। बाद में चलकर इसको सीज कर दिया गया, अभी ये लागू नहीं है। 331 और 333, एक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 331 और 333 स्टेट गवर्नमेंट में है। इसके बाद यहाँ पे हमें 3 कमीशन मिलते हैं 338 से 338 बी तक। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसी एससी, इसी को बाद में अलग कर दिया गया। इससे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एनसी एसटी, और बी में है बैकवर्ड क्लास, तो बी फॉर बैकवर्ड क्लास तो ऐसे ही क्लियर हो रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 344 में एक कमिटी दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब जो बड़ा है वो है अपना इमरजेंसी प्रोविजन, जो अपना भाग 18 है, 18-18 में, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन। और इमरजेंसी प्रोविजन अपने यहाँ मेनली 3 है। आर्टिकल 352 352 ये है नेशनल इमरजेंसी से, और नेशनल इमरजेंसी कब लगता है? जब वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो और आर्म्ड रेबेलियन हो, मतलब जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, तब हम 352 पे नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। पहले यहीं पे आंतरिक अशांति थी, जिसको बदल दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। अगेन 356 ये रिलेटेड है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से, मतलब यहां पर जब राज्य की शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही हो, उस समय राज्यपाल रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई अब यहाँ पे इमरजेंसी को आप अनाउंस करो, प्रोक्लेम करो। और 360 फिनेंशियल इमरजेंसी है, मतलब जब वित्तीय स्थिति खराब हो, ठीक है। अगेन एक लास्ट आर्टिकल यहाँ पे 361 दिख रहा है, दैट इज, नाम अभी भी है इसका, प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ साथ राज प्रमुख। तो जब प्रीवी पर्स बांटा जा रहा था राजाओं को, उनको कहा गया था हम आजीवन आपको वही फैसिलिटीज देंगे जो हम देते हैं अपने गवर्नर और प्रेसिडेंट को, और उसी का ये एविडेंस है, नाम उसका आज भी है। तो ये जो प्रोविजंस है वो स्पेशल प्रिविलेज देता है, विशेषाधिकार देता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जहां पर इनको व्यक्तिगत कार्य के लिए, अपराध उनके कार्य के लिए बीच कार्यकाल में उनको दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे प्रोविजंस 361 यहां पे दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक बहुत बड़ा आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है, दैट इज आर्टिकल 368 368। अगर ये नहीं पढ़ा तो बाकी तो 368, देखो 368 368 ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरीके से होता है, एक केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर के किया जाता है, और एक केंद्र अपनी तरफ से खुद ही कर लेता है। जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं तो उसके भी 2 तरीके होते हैं। एक में केंद्र और कम से कम आधे राज्यों की अनुमति चाहिए, एक में केंद्र की तरफ से 2/3 बहुमत चाहिए। बहुत तरह के पार्ट हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल ड्यूरिंग द क्लास ऑन द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो अमेंडमेंट औपचारिक रूप से होता है, जिसमें संविधान संशोधन प्रॉपर लिखे जाते हैं कि ये 100वां संविधान संशोधन है, ये 106वां संविधान संशोधन है, आर रिजल्ट ऑफ आर्टिकल 368, इसी से वो बनते हैं।
तो ये खास है, इसको रखना है, ठीक है। इसके बाद 368 के बाद कोई खास प्रोविजंस आगे दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। तो दिस वे यू शैल कीप एट लीस्ट दीज आर्टिकल इन माइंड फॉर योर एग्जामिनेशन। बस इतने ही आर्टिकल को रखो, अबाउट 99% क्वेश्चन आर कमिंग ऑन दीज। बाकी एक दो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटेल्ड एंड लेंथीएस्ट, यू नो इट वेरी वेल। अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इसको संभालना सरकार के लिए ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो मान लो तैयारी ही कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। आगे मैं फिर और कुछ पार्ट को आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा।